प्रकाश सिद्धांत में एक और प्रमुख सिद्धांत आते हैं। वो सिद्धांतकार हैं कार्लोस गुस्टाव जुंग या जुंग्स पर्सनालिटी थ्योरी भी बोलते हैं, या पर्सनालिटी कंटिन्यूअम थ्योरी ऑफ जुंग्स बोलते हैं। सीजी जुंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा और उन दो भागों के बीच में उन्होंने कहा कि एक तरफ अंतर्मुखता वाला गुण व्यक्ति होता है तो दूसरे ध्रुव में बहिर्मुखता वाला व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति अंतर्मुखता का गुण रखता है वह अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट, और जो व्यक्ति बहिर्मुखता का गुण रखता है वो है बहिर्मुखता। प्रश्न ये होता है कि अंतर्मुखता का गुण किसे मानेंगे, बहिर्मुखता का गुण किसे मानेंगे, और इसका आधार क्या है। थोड़ा सा सीजी जुंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि सीजी जुंग अल्फ्रेड फ्रायड के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? फ्रायड के शिष्य थे। फ्रायड, आप जैसा कि जानते हैं कि फ्रायड मनोविश्लेषण संस्थान के जन्मदाता हैं, और सीजी जुंग भी फ्रायड से उतने ही प्रभावित थे जितना कि उस समय तमाम लोग प्रभावित थे। फ्रायड ने जो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया, उनके सिद्धांत में लिबिडो शब्द का बहुत बड़ा योगदान। लिबिडो के आधार पे फ्रायड महोदय ने तमाम व्याख्याएं किया और व्यक्तित्व के तमाम मापदंडों को लिबिडो के आधार पर निर्धारित किया। फ्रायड के अनुसार लिबिडो काम प्रवृत्ति का सूचक था, काम वृत्ति थी, और उस काम वृत्ति के आधार पर फ्रायड महोदय ने तमाम सिद्धांतों का गठन किया और आज भी उतना उपयोगी है। चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे शिक्षा शास्त्र हो, चाहे दर्शन हो, चाहे समाजशास्त्र हो, सब जगह फ्रायड महोदय का। सीजी जुंग महोदय फ्रायड के शिष्य थे। उनका लिबिडो के लेकर के इन फ्रायड महोदय इसमें कुछ थोड़ा सा विरोधाभास था। इनका जो लिबिडो था, सीजी जुंग का जो लिबिडो था, वो कहते थे कि यह जीवन ऊर्जा है या जीवन पुंज है, और वो कहते हैं कि जीवन को चलाने के लिए, जीवन को निर्वहित करने के लिए, सभी प्रकार के मानव व्यवहार का संचालन करने के लिए यह जीवन ऊर्जा आवश्यक है। इन्हीं थोड़ा बहुत विवादों के कारण सीजी जुंग ने फ्रायड से अलग एक विश्लेषणात्मक सिद्धांत का गठन किया। प्रश्न बहुत बार आता है, ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? अंग्रेजी में इसको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। और उस विश्लेषण सिद्धांत में उन्होंने बताने का किया कि जिन व्यक्तियों में जीवन ऊर्जा अंदर की तरफ उन्मुख होती है, ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी जीवन ऊर्जा अंदर की ओर उन्मुख, ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, इनवर्ड्स। इसके विपरीत जिनका जीवन ऊर्जा यानी लिबिडो आउटवर्ड्स होती है, बाहर की ओर होती है, वह
बहिर्मुखी कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि उनने अपने जीवन ऊर्जा, कुछ लोगों ने इसे मानस ऊर्जा भी कहा है, के आधार पर हर चीज बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों की जीवन ऊर्जा अंदर की ओर उन्मुख होती है वह अंतर्मुखी होते हैं। ये प्रायः समाज से कटे फटे होते हैं, समाज से कटे हुए व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज में ज्यादा स्वीकार्यता नहीं प्राप्त होती है और न समाज के किसी व्यक्ति को वो स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत उनने ये भी कहा कि यह जल्दी ना किसी को प्रतिक्रिया देते हैं, ना प्रतिक्रिया देते हैं और ना ही प्रतिक्रिया व्यवहार ना ही स्वीकार करते हैं। इसके आगे वो और भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति सामाजिक दबाव आने पर या तो टूट जाते हैं या फिर दुश्चिंता में आ जाते हैं। जैसे कोई सामाजिक दबाव अकस्मात आया तो या तो आक्रामक व्यवहार करेंगे या तो एंजाइटी में आ जाएंगे। तो सामाजिक व्यवहार सामाजिक समस्या या सामाजिक समस्या को सहन नहीं कर पाते, सामाजिक समस्या का सामाजिक व्यवहार को सह नहीं पाते। प्रतिक्रिया देने में सामाजिक प्रतिक्रिया या तो देंगे या दुश्चिंता में आ जाएंगे या एंजाइटी हो जाएंगे या दुश्चिंता में आ जाएंगे, एंजाइटी। तो इस प्रकार के अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होते हैं। जस्ट इसके विपरीत बाह्यमुखी या जिनकी जो है मानस ऊर्जा बाहर की ओर उन्मुख होती है, जिनकी मानस ऊर्जा बाहर की ओर उन्मुख होती है, ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं। ये समाज में घुले मिले होते हैं, समाज में आई हुई समस्याओं का सामना करते हैं और समाज पे अपनी सभी बातों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। हंसमुख होते हैं, बातूनी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और जल्द प्रभावित करने और प्रभावित होने की क्षमता इनमें होती है। हंसमुख होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, जल्द प्रभावित करने की क्षमता भी इनमें होती है और जल्दी प्रभावित भी करने की क्षमता इनमें होती है, जल्द ही प्रभावित भी होते हैं। तो इस प्रकार सीजी जुंग जो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्राइड के शिष्य हैं, उनने मनोविश्लेषण से थोड़ा सा अलग हट करके एनालिटिकल थ्योरी दिया। उनके सिद्धांत का आधार भी लिबिडो है। लिबिडो माने जीवन ऊर्जा, और उस जीवन ऊर्जा को फ्राइड के तुलना में ज्यादा व्यापक माना और उनने कहा कि जहां फ्रायड की जीवन ऊर्जा, फ्रायड की लिबिडो सिर्फ यौन तृप्ति से जुड़ी हुई है, यौन वृत्ति से जुड़ी हुई है, उसने कहा हाँ लिबिडो वास्तव में एक जीवन ऊर्जा है जो जीवन के सभी व्यवहारों से जुड़ी हुई है, उसमें यौन वृत्ति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिनकी जीवन ऊर्जा इनवर्ड्स होती है, अंदर की तरफ उन्मुख होती है, वह अंतर्मुखता के अंतर्गत आते हैं और जो बाह्य तरफ उन्मुख होती है उस बहिर्मुखता के अंतर्गत आते हैं।
उसके आगे उनने ये बताने का प्रयास किया कि बहिर्मुखता में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सामाजिक होते हैं, हंसमुख होते हैं, ऊर्जावान एनर्जेटिक होते हैं, जल्द किसी को प्रभावित होते हैं और जल्द प्रभावित करने की क्षमता भी उनके अंतर्गत होती है। ऐसे व्यक्तियों को उनने बहिर्मुखता कहा। कालांतर में इनके बीच में विवाद हुआ कि किसी दो ध्रुवों पर व्यक्तित्व को रख देना उचित नहीं, और कुछ उनके अनुयायियों ने एक तीसरे ध्रुव को अपनाया कालांतर में, और उन्होंने कहा बीच में भी एक होता है जो उसे उभयमुखी कहा। उभय माने दोनों तरफ। ये 1940 में इनने भी इस सिद्धांत को अपना लिया। लेकिन यहीं तक इस सिद्धांत को यहीं तक समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेट का एग्जाम है, इससे थोड़ा सा और आगे चलने की जरूरत है। सीजी जुंग ने इन दोनों मुखों के बीच में 4 उपवर्गों में भी इन्हें विभाजित करने का प्रयास किया। वो 4 उपवर्ग जो थे उसको, वो 4 उपवर्ग थे, दोनों के 4 उपवर्ग थे। पहला भावना, दूसरा चिंतन, तीसरा अंतर्दृष्टि, और चौथा जो था वो था संवेदन। और इन 4 बिंदुओं के आधार पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों को भी परिभाषित करने का प्रयास किया। इसमें भी ऐसे ही 1, 2, 3, 4 बिंदु थे। सीजी जुंग महोदय ने कहा कि अंतर्मुखता या बहिर्मुखता दोनों को भी 4 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उसको भावना, चिंतन, अंतर्दृष्टि, संवेदन, यानी कुल मिला के 8 उपवर्ग हो गए। या ऐसे भी कह सकते हो कि 4 उपवर्ग: भावना अंतर्मुखता, भावन बहिर्मुखता, चिंतन अंतर्मुखता, चिंतन बहिर्मुखता। प्रश्न कभी आएगा कि सीजी जुंग या जुंग महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो आप न 3 लिखेंगे न 8 लिखेंगे, आप 2 ही लिखेंगे, क्योंकि ये गलत है। ये इन्हें अपनाया है, इसका वर्गीकरण उभयमुखी वाला उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों ने किया था। तो सीजी जुंग का 2 प्रकार का है। फिर प्रश्न ये आता है कि सीजी जुंग ने कितने उपवर्गों में बांटा, तो आप 8 उपवर्ग कह सकते हैं। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर सीजी जो प्रश्न कभी ये आ सकता है या आया भी है कि सीजी जुंग का जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता बांटने के पीछे कौन सा तत्व है या आधार क्या है, तो आप ये लिबिडो, इसकी चर्चा करेंगे। ये लिबिडो के आधार पर सीजी जुंग ने बांटा। फिर प्रश्न कभी कभी आता है कि ये लिबिडो फ्रायड के लिबिडो से क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि जो फ्रायड का लिबिडो था वो सिर्फ यौन वृत्ति तक संबंधित था। इसका लिबिडो उससे ज़्यादा व्यापक है, और इनने कहा कि जीवन के व्यवहार के सभी पोर्शन आते हैं, हाँ यौन वृत्ति भी इसमें आता है। फिर हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। इसी चीज को फ्रायड महोदय ने 2 भागों में बांटा। एक बहिर्मुखी, इसको थोड़ा सा और पास कर लेते हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता होगा। वो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसको बांटने का प्रयास करते हैं, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में ये पूरा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का ऊपर का पोर्शन बहिर्मुखी है और नीचे अंतर्मुखी है। अब आप आज से कभी कोई भी प्रश्न बहिर्मुखी और अंतर्मुखी का आएगा नहीं भूलेंगे। इन 4 भागों में बहिर्मुखी को बांटा: चिंतन, संवेदना, भावना, अंतर्दृष्टि। चिंतन की थिंकिंग, सेंसेशन, फीलिंग एंड इंट्यूशन। चिंतन का अंतर, चिंतन तार्किक प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। अभी हम लोग जब रिसर्च पढ़ेंगे तो बताएंगे कि 2 प्रकार के तर्क होते हैं।
दो प्रकार के तर्क होते थे, और तर्कों के ही आधार पर सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो चिंतन मुख्य रूप से सिद्धांत से जुड़ी हुई चीजें होती हैं जो काफी यथार्थ के आसपास होती हैं। ठीक है, तो अब जो चिंतन बहिर्मुखी वाला व्यक्ति होगा वो यथार्थवादी होगा, व्यवहारिक होगा, क्योंकि वो चिंतन करके तार्किक आधार पर निर्णयों पर पहुंचेगा। सिद्धांतों को तथ्यों के आधार पर मान्यता देने वाला होगा। जो सिद्धांत होंगे वो ऐसे ही नहीं मान्यता देगा, यदि तथ्य उस पर सटीक बैठेंगे, उसकी तर्क की चिंतन की स्थिति अच्छी बैठेगी तो उसको मान्यता देगा। अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाला होगा, ये नहीं कि बार बार विचार बदले, और उसकी सशक्त अभिव्यक्ति भी कर पाएगा, यानी अपने विचारों पर वो दृढ़ होगा और उसकी अपनी सशक्त अभिव्यक्ति करने की भी क्षमता होगी। इसके विपरीत हम लोग एक साथ तुलना करते हुए चलते हैं। ये अंतर्मुखी चिंतन की बात है तो बहिर्मुखी चिंतन की बात है तो अंतर्मुखी चिंतन की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये तर्क पे आधारित, सिद्धांत पे आधारित चीजों को मान्यता देगा, वैसे ये भी सिद्धांतवादी होगा, ऐसा नहीं है, ये भी सिद्धांतवादी, लेकिन यह जीवन की वास्तविकताओं से दूर होगा, यानी उन सिद्धांत को व्यवहार में प्रयोग कर पाएगा ये संभव नहीं, और वह बुद्धि विलास की ही दुनिया में खोया रहेगा, तमाम चीजों को मन में गढ़ेगा, फिर उसको मिटाएगा और बौद्धिक विलासिता करता रहेगा और अपने पर ही खोए रहेगा। ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमान नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा। अभी एक चीज जान लीजिए, भूल जाएगा मुझे बताने में, आप ये मत मान लीजिए कि बहिर्मुखी ही सदैव अच्छा है और अंतर्मुखी बुरा है। भी जो क्रिएटिविटी के जितने रिसर्च आ रहे हैं तो क्रिएटिविटी का एक लक्षण है अंतर्मुखी होना। बहुत से ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव अधिक होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं। खैर, हम लोग विषय में आते हैं। तो बहिर्मुखी चिंतन ऐसा होगा, अंतर्मुखी चिंतन इस प्रकार का होगा। अब संवेदना मतलब फील करना होता है किसी को, जल्दी हम लोगों ने किस तरीके से सेंसेशन करना होता है, फीलिंग भावना से आएगा। तो सेंसेशन या संवेदना होता है अच्छी पसंद एवं जीवन का आनंद लेने का वो इच्छुक रहेगा सदा। बहिर्मुखी व्यक्ति वाला अपनी पसंद का चीजों को लेने का प्रयास करेगा और जीवन का आनंद लेने का प्रयास करेगा, और वो लगातार भावात्मक रूप से ध्यान अपने ऊपर रखने के लिए प्रयास करेगा। कुछ ऐसे बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल वर्क करेंगे ताकि सब लोगों का ध्यान उनके तरफ उन्मुख हो जाए। इसके अलावा वो बातूनी भी होगा और उसके मित्र ढेर सारे होंगे और मित्रों का वो हर बात भी ध्यान में रखेगा। इस प्रकार का बहिर्मुखी संवेदना प्रकार का व्यक्तित्व होता है। इसके विपरीत संवेदना प्रकार का व्यक्तित्व जो अंतर्मुखी होता है वो शांत होता है, उसके विपरीत शांत होता है और एकांत प्रिय होता है। ऐसा नहीं कि होता उसके संवेदना नहीं होती, लेकिन संवेदना को अपने अंदर दबाए रखता है। बोलने से अधिक वो लिख के माध्यम से अधिक अभिव्यक्त करता है। वो पुस्तक पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने और लिखने में रुचि रखता है अर्थात संवेदना के उन चीजों को इनवर्ड्स होती हैं, वो अपवर्ड्स होती हैं। इसी प्रकार भावनाओं को जरा समझने का प्रयास करिए। बहिर्मुखी व्यक्ति वाला एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी दूसरों की भावनाओं तथा सुख दुख को समझने वाला होगा। दूसरों की भावनाओं को भी समझेगा, सुख दुख को भी समझेगा और उनके लिए प्रशंसा भाव भी रखेगा। दूसरों की भावना करेगा, उनकी प्रशंसा भी करेगा। सहायता करने के लिए भी वो सदैव तैयार रहेगा भावनाओं को समझते हुए, और अत्यधिक सामाजिक होगा। जस्ट विपरीत जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का भावना वाला है वो दिवा स्वप्नी होगा, दिवा स्वप्न देखेगा, सपनों में खोए रहेगा। अधिक भावुक, तीव्र पसंद नापसंद वाला व्यक्ति होगा, बहुत जल्दी भावुक हो जाएगा। गहराई से अनुभूति वाला, किसी भी चीज में गहराई से सोचेगा, अत्यधिक सोचेगा और स्वयं कष्ट उठाते हुए, यहाँ पे कष्ट है, कष्ट उठाते हुए अपने दिल के दर्द को दूसरों को जाहिर नहीं होने देगा। स्वयं कष्ट उठा लेगा
लेकिन अपने दर्द को किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देगा। ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट भावना वाले होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जरा हम अंतर्दृष्टि पे आते हैं। अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन की बात हो रही है। ये भविष्य में क्या करना है इसके बारे में अच्छा सा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। खतरों से खेलने वाले होती हैं, निर्णय लेने के साथ साथ नए नए रिस्क लेने में सक्षम होते हैं, आशावादी होते हैं, सदैव पॉजिटिव होते हैं। बहिर्मुखी के विपरीत अंतर्मुखी वाले, अंतर्दृष्टि वाले मूडी होते हैं। आज ये मूड हुआ, कल उधर चले गए। अस्थिर स्वभाव के होते हैं। दुनियादारी के कामों में रुचि उनकी ज़्यादा नहीं रहती है, वो एक अलग प्रकार की चीज़ होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि कभी कभी वो क्रिएटिव हो जाते हैं, एक नए प्रकार का काम करते हैं। संभावनाओं और भविष्यवाणियों में अधिक जीते, सदा प्रिडिक्शन करते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे भविष्य में होगा, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं वहाँ पे कल्पना लोक पे जीते रहते हैं और संभावनाओं और भविष्यवाणियों पर रुचि रखते हैं और उसी पर वास्तविकता की जगह। इसके लिए उन्हें एक शब्द बहुत अच्छा दिया है, वो पैगंबर टाइप के व्यक्ति होते हैं। बहुत अच्छा एस.के. मंगल की बुक में लिखा है कि यहीं पे आगे है पैगंबर टाइप के व्यक्ति, पैगंबर प्रकार के। हॉस्टलों में, रूमों में बैठे बैठे तमाम किताबों के बीच में फंसे हुए जो है, अब वहीं पे सिद्धांत के देखना 2010 में अभी दुनिया पलटेगी, तब जो है इस तरीके के व्यक्ति, हमारे जैसे व्यक्तियों की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस तरीके के पैगंबर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब ये कि इस यदि सर्कल को आप पढ़ लें तो सीजी जुंग थ्योरी के अंतर्गत, अंदर के पर्सनालिटी थ्योरी के अंदर के जो भी सवाल आएंगे वो सब हम लोग सही कर ले जाएंगे। पढ़ना ऐसे है कि अंतर्मुखी कौन होता है, बहिर्मुखी कौन होता है। यदि इससे ज़्यादा व्यापक यदि है, यदि ऐसे ऐसे ना पढ़ना हो तो ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए। जैसे ये सब अंतर बहिर्मुखी के प्रभाव में यथार्थवादी होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सिद्धांतों को तथ्यों के आधार पर देने वाले होते हैं, अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं और उसकी सशक्त अभिव्यक्ति भी करते हैं, अच्छी पसंद और जीवन का आनंद लेने की इच्छुक होते हैं, लगातार भावनात्मक रूप में ध्यान अपने ऊपर रखने की इच्छुक होते हैं, बातूनी होते हैं, मित्रवत होते हैं और हर बात का ध्यान रखने वाले होते हैं। भावना पे जाएंगे, दूसरों की भावनाओं तथा सुख दुख को समझने वाला और उनके लिए प्रशंसा भाव रखने वाला, सहायता करने के लिए तत्पर रहने वाले होते हैं। अत्यधिक सामाजिक होते हैं, भविष्य में क्या करना है ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, खतरों से खेलने वाले और आशावादी होते हैं। तो ये बहिर्मुखता के गुण हैं। इसके विपरीत अंतर्मुखता के गुण जान लीजिए। मूडी होते हैं, अस्थिर स्वभाव के होते हैं, दुनियादारी के कामों में रुचि का अभाव होता है, संभावनाओं भविष्यवाणियों में व्यस्त रहते हैं, पैगंबर टाइप के व्यक्ति होते हैं, दिवा स्वप्नी होते हैं, अत्यधिक भावुक, तीव्र पसंद नापसंद वाले व्यक्ति होते हैं। किसी चीज़ को तीव्रता से पसंद करते हैं, किसी को तीव्रता से नफरत करते हैं। गहराई से अनुभूति, किसी चीज़ के बारे में अंदर तक अनुभूति रखते हैं और स्वयं कष्ट उठाते हैं। स्वयं कष्ट उठाते हुए अपने दिल के दर्द को दूसरे को, और दूसरे को दर्द नहीं, अंदर ही दर्द पीते रहते हैं। शांत रहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, बोलने से अधिक लिखने पर रुचि रखते हैं, पुस्तक पत्र पत्रिका को पढ़ने में ही और लिखने में रुचि करते हैं। पढ़ाकू लोग भी बड़े इंट्रोवर्ट कभी कभी होते हैं। जीवन की वास्तविकताओं से दूर रहते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं, बुद्धि विलास की अपनी दुनिया में खोए रहने वाले होते हैं। तो ये कार्ल जुंग का सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब प्रश्न यह है कि ये सिद्धांत 100% सत्य नहीं है। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इसकी बुराई किया, लेकिन फिर भी इसकी कुछ विशेषताएं थी। पहली विशेषता ये है कि इसी के आधार पे कुछ मनोवैज्ञानिक इन्वेंट्री बनी, व्यक्तित्व इन्वेंट्री बनी और बड़ी प्रसिद्ध रही, पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही और आज भी इसके बारे में रिसर्च चल रहा है।